तो क्या बीजेपी लग गई है अपने ही घटक दल के पार्टियों को कमजोर करने में? क्या मांझी वो चाबी है जिसे जिस भी मशीन में डाल के घुमाओ काम करता है? क्या मांझी के बदौलत ही वो सभी पार्टियों को सेट करने में लग गई है? और क्या जीतन राम मांझी उनकी एक औजार बन के रह गए हैं? क्या बीजेपी हर एक पार्टी के लिए एक पार्टी अपने ही घटक दल में रखी है कि जब भी ये पार्टी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, तुरंत उसे धरातल पे ला दिया जाए? ऐसा क्यों कर रही है? क्या बीजेपी बिहार में प्लान लोटस शुरू करने वाली है? क्या है ये सब कुछ? सब कुछ बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी का प्लान लोटस क्या है और मांझी उनके औजार कैसे हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहले पहल मांझी जी नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, वो भी दारूबंदी वाले मामले में कि भाई व्हाइट कॉलर तक तो पहुंच ही नहीं पाती नीतीश कुमार की पुलिस। उसके बाद वो चिराग पासवान को लेटरल एंट्री पे और आरक्षण के मुद्दे पे घेरते हुए नजर आए कि भाई ये जो केंद्र सरकार का फैसला है वो बहुत शानदार है, हम इसका वेलकम करते हैं। हम भी तो दलित कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम बिल्कुल ये जो लेटरल एंट्री है और क्रीमी लेयर का प्रावधान है, इससे हम बिल्कुल तनिक टस से मस नहीं हो रहे, हमें मजा आ रहा है, ये होना चाहिए। उसके बाद तुरंत चिराग पासवान के ऊपर दूसरा हमला करते हैं कि भाई असली अगर रामविलास पासवान का कोई उत्तराधिकारी है तो वो पशुपति पारस हैं। अब मजे की बात कि पशुपति पारस भी एनडीए के ही हिस्से है, लेकिन चिराग पासवान को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उधर कह देते हैं कि जो ये गंगा के ऊपर गंगा उद्भव योजना है नीतीश कुमार का, वो बिल्कुल फेल है। 700 करोड़ में मैं एक सारा काम कर देता, जिसके लिए ये 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के ऊपर एकदम से हमलावर है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के ऊपर भी एक मामला सेट करने की कोशिश की जा रही है। और क्या बीजेपी का यही प्लान है कि इन लोगों को आपस में लड़ा के सीट जब बंटवारा हो तो उसमें ज्यादा सीट ले लिया जाए? अब चूंकि चिराग पासवान दबाव बनाते, इससे पहले पशुपति पारस की एंट्री करा दी जाती है और बता दिया जाता है कि देख लीजिए, अगर आप ज्यादा उछलिएगा तो हमारे पास पशुपति पारस हैं। उसके बाद नीतीश कुमार को जो है बार बार घेर के ये एहसास दिलाया जा रहा है, वो भी जीतन राम मांझी के द्वारा, कि देखिए आपने जो किया है वो कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं है, तो आप ज्यादा सीट के हकदार नहीं है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ठंड रहिए, थोड़ा सा परेशान मत होइए और इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी को जाने दीजिए। और इसी वजह से लगातार टारगेट कर रहे हैं। अब ये बात आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कही है कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने ही पार्टी को निगल के रख लेती है, मतलब अपने ही जो घटक दल के लोग हैं उनको ही निगल जाती है। और इसी वजह से तमाम तरीके के अटकलने जो है वो लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी का प्लान लोटस क्या है, अपने पार्टी को कमजोर कर देना, अपने दल को कमजोर कर देना, ताकि आप उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखो। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र में जो बीजेपी का पावर है, अभी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अभी उस तरीके की बड़ी पार्टी कोई है नहीं। लेकिन अगर बीजेपी को बिहार में देखा जाए तो बिना गठबंधन के बीजेपी उस तरीके से स्टेबल हो नहीं पाती है। और इस बार गठबंधन भी चाहिए और इन पार्टियों से थोड़ा थोड़ा जो है छुटकारा भी, इसीलिए प्लान लोटस चलाया गया है। और इस प्लान के तहत इन नेताओं को धीरे धीरे दरकिनार किया जाएगा, धीरे धीरे इनके शक्ति का आभास और एहसास कराया जाएगा कि भाई आप लोग कमजोर हैं, बीजेपी ताकतवर है और इनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वैसे भी बीजेपी की तरफ से जो जो माहौल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो काबिले तारीफ होता है और इसकी चर्चा जो है वो हर जगह की जाती है। और एक बार फिर से इस बात की चर्चा आरजेडी ने उठानी शुरू कर दी है। शक्ति यादव ने एकदम से बीजेपी को घेरा है, हालांकि जेडीयू ने इसके ऊपर एकदम से इस बात को, इस बयान को खारिज कर दिया है कि ना ना ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी और हमारे बीच या फिर एनडीए के बीच कोई अनबन नहीं है, सब कुछ सामान्य है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी का प्लान जो है वो नीतीश कुमार को ऐसे कमजोर करके कुर्सी से हटाना है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।